देखो आज जो हम करेंगे टॉपिक पढ़ी हुई चीज़ है, एक तो उसी को थोड़ा सा डिफाइन करेंगे, एक तो इक्वेशंस बनाने में और एक परसेंटेजेस, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम होती है वो परसेंटेजेस वाले में ही ज़्यादा होती है, या फिर इक्वेशन बनाना। तो आज हम कुछ वर्ड प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे और उसे कन्वर्ट करेंगे कि कैसे एक इक्वेशन की फॉर्म में हम कर सकते हैं। तो परसेंटेज हमने पढ़ लिया टॉपिक, तो थोड़ा हम परसेंटेज के क्वेश्चन से शुरू करते हैं। अगर आप ये चीज लैंग्वेज को समझने लगोगे तो समझो आधा काम तो हो गया हमारा। तो हम पहले करते हैं परसेंटेजेस के ऊपर कुछ क्वेश्चन, देन फिर इक्वेशन डिस्कस करेंगे, लीनियर इक्वेशन और क्वाड्रेटिक। परसेंटेजेस, तो एक क्वेश्चन होता है, देखो सबसे पहले कि हम परसेंटेज को लिखते हैं एक्सप्रेसिंग, हमें क्या करना है, एक्सप्रेस करना है वन क्वांटिटी एज अ परसेंटेज ऑफ अदर, यानी दो क्वांटिटीज को आपस में रिलेट करते हैं एज अ परसेंटेज। जैसे मैं तुम्हें लिख के दे रहा हूं सिंपल कि इफ द पासिंग मार्क्स, थोड़ा बिल्कुल बेसिक से शुरू कर रहे हैं, फिर हम आगे उसको लेवल बढ़ाते रहेंगे। इफ द पासिंग मार्क फॉर एन एग्जाम इज 56 आउट ऑफ 70, ठीक है, ये दे रखा है हमें। तो व्हाट इज द पासिंग मार्क्स एज अ परसेंटेज, तो पासिंग मार्क्स अगर हम परसेंटेज में पूछें तो कितने परसेंट हो जाएगा, कितना परसेंट आएगा बताओ जल्दी से, सिंपल कैलकुलेशन है। किसी एग्जाम के पासिंग मार्क्स हैं 56 और एग्जाम कितने मार्क्स का है 70, दिस इज द मैक्सिमम मार्क्स जितने आ सकते हैं किसी स्टूडेंट के, एंड 56 इज द पासिंग मार्क्स। तो ये तो मार्क्स की बात हुई, एब्सोल्यूट वैल्यू, लेकिन परसेंटेज में कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, क्या हुआ, आवाज नहीं आ रही क्या मेरी? सर आ रही है। अरे तो फिर इसमें कहाँ फंस गए, कोई एग्जाम पहले तो बताओ, क्वेश्चन क्लियर है? यस सर। तो पासिंग परसेंटेज बतानी है, कितनी परसेंटेज है उसकी, कैसे करेंगे? परसेंटेज में 70 बताओ। by 100 हम्म 70 by 100 into 56 70/100 इंटू 56, चलो रहनुमा सही है ये, या कुछ चेंज करना है इसमें? सर आई थिंक 56/70 into 100। इंटू 100, आसिफ ने ज्वाइन किया या नहीं किया? स्क्रीन शेयर करने में ये प्रॉब्लम रहती है, मुझे दिखता नहीं कौन आया कौन नहीं आया। आसिफ है या नहीं है अभी? नहीं ओके, तो देखो करेक्ट आंसर इज दिस 56/70 इंटू 100। एक मिनट, एक वैल्यू भी निकाल लेते हैं, कितना कितना परसेंटेज में आ रहा है, आंसर विल बी इन परसेंटेज। तो देखो जीरो से ये जीरो कैंसिल दिख रहा है, 7 से ये 8 80%. कैंसिल, 80%, यानी पासिंग मार्क्स कितने हैं परसेंटेज में, अगर हम पासिंग मार्क्स कह रहे हैं कि कितनी परसेंट पे वो पास होगा, 80% पे।
ठीक, अब देखो इसको तुम अगर कैलकुलेट करने की कोशिश करते तो कितना आता, मतलब एक बार हम निकाल के देख लेते हैं ताकि हमें पता चले कि जो हम कर रहे हैं वो कहाँ लाई कर रहा है। देखो 756, तो 7 × 56 कितना हो जाएगा। तो ये छोटी छोटी ये कैलकुलेशन की ट्रिक सीखते चलो कि हमें ऐसे मुश्किल हो रहा था। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं 5 + 2, ये मेंटली अब 392. हाँ, तो देखो कैसे मैंने मल्टीप्लाई किया। मैंने कहा 56 की 5 से करूं और 56 की 2 से करूं, इन दोनों को ऐड कर दूं तब भी वही चीज हो जाएगी। 56 × 7 को मैंने मेंटली इस तरीके से कैलकुलेट किया है। इंटू 5 का मतलब होता है हाफ करो और एक जीरो, तो 56 का हाफ 28 प्लस 56 × 2 मतलब 56 का डबल, 56 का डबल 50 का डबल 100 और 6 का डबल 12, यानी 112, इन दोनों का सम 392। मैंने लिखने में तुम्हें लंबा लग रहा है, लेकिन मेंटली में अगर ऐसे मल्टीप्लाई करनी होती मुझे तो मैं इस तरीके से करता। 56 × 5, 56 का आधा 28 और एक जीरो 280, और 56 का डबल 1112, दोनों को ऐड कर दो 392 अपॉन 10, यानी ये कितना परसेंट आ गया 39.2%। देखो कभी कभी हमें कंफ्यूजन हो जाता है, हम वैल्यू ऊपर नीचे कुछ गलत कर देते हैं, लेकिन जैसे ही आप आंसर निकालोगे तो आपको एक आइडिया होना चाहिए कि पासिंग मार्क्स जो हैं वो 56 हैं आउट ऑफ 70। तो क्या आंसर परसेंटेज में इतना हो सकता है 39%, या ज्यादा होना चाहिए था। No sir, ज़्यादा होना चाहिए था. ज्यादा होना चाहिए था। तो ये चीज थोड़ा समझने की, जब भी कैलकुलेशन करो क्वेश्चन करो तो एक सेंस ये भी लेके चला करो मैथ्स में कि क्या हम आंसर निकाल रहे हैं वो हो सकता है या नहीं, एक रेंज के टर्म में। एग्जैक्ट आंसर तो हमें नहीं पता, लेकिन एक माइंड में आइडिया हो जाता है कि हाँ इतना हो सकता है या नहीं हो सकता। तो यानी ये वाली अप्रोच हमारी रॉन्ग थी, सही नहीं है ये। अब देखो कभी भी जब परसेंटेज ऐसे निकालनी होती है तो हमारा तरीका क्या होता है परसेंटेज निकालने का, हम निकालते हैं जो भी क्वांटिटी, जैसे पासिंग मार्क्स कहे थे, तो ये परसेंटेज में पासिंग मार्क्स कब आएगा, जब हम एग्जैक्ट वैल्यू लिखें पासिंग मार्क्स की, जिस क्वांटिटी को भी परसेंटेज बनाना है पहले उसकी वैल्यू अपॉन मैक्सिमम वैल्यू इनटू 100। ये इनटू 100% क्या है, ये सिर्फ परसेंटेज बनाने के लिए लगता है अब। तो यानी आप एक फ्रैक्शन को कन्वर्ट कर रहे हो परसेंटेज में, तो उस फ्रैक्शन में ऊपर वैल्यू क्या आएगी जिसकी परसेंटेज निकालनी है आपको, और नीचे मैक्सिमम वैल्यू या हमारी रेफरेंस वैल्यू। जैसे मान लो मैं तुमसे कहूँ प्रॉफिट परसेंटेज, तो तुम्हें देख के समझ में आ रहा है अच्छा प्रॉफिट की परसेंटेज निकालनी, तो ऊपर तो प्रॉफिट होगा यानी न्यूमरेटर में, अपॉन कुछ होगी वैल्यू इनटू 100%। CP. हाँ, तो अब ये आपको पता होना चाहिए प्रॉफिट हम किस पे डिसाइड करते हैं, सीपी पर। तो ये फार्मूला बन जाएगा उसका। तो पासिंग मार्क्स में यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या आएगी, मैक्सिमम, जितने मैक्सिमम मार्क्स कोई स्टूडेंट स्कोर कर सकता है। तो यहाँ पर पासिंग मार्क्स हैं 56 और मैक्सिमम मार्क्स है 70। तो आवर अप्रोच विल बी दिस 56 अपॉन 70 इंटू 100%। ठीक है, तो ये परसेंटेज को कन्वर्जन हम करेंगे क्वेश्चंस में। देखो ये एग्जैक्ट ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा एमबीए में, लेकिन ये कहीं ना कहीं हर क्वेश्चन का पार्ट जरूर रहेगा। परसेंटेज हर चैप्टर में कहीं ना कहीं जरूर आता है। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं कि इन अ सर्टेन स्कूल, in a certain school 3 out of 4 students walk to school। यानी किसी स्कूल में हमने देखा
कि 3 आउट ऑफ 4 स्टूडेंट क्या करते हैं, वॉक करके जाते हैं स्कूल में। तो हमें बताना है इन परसेंटेज, हमें इस चीज को परसेंटेज में बताना है कि कितने स्टूडेंट्स वॉक करके जाते हैं स्कूल। 75%. गुड। रहनुमा 75 आएगा। यस सर। तो 3 आउट ऑफ 4 को हम एक फ्रैक्शन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 3/4 से। और इसको परसेंटेज बनाना है तो फ्रैक्शन को परसेंटेज बनाने का मतलब क्या है, इनटू 100% कर दो, तो अवर आंसर विल बी 75। यानी हम कह सकते हैं 75% स्टूडेंट जो हैं या चिल्ड्रन जो हैं वो क्या करते हैं, वॉक करके जाते हैं स्कूल में। ठीक, गुड। चलो एग्जाम्पल 3, व्हाट इज 60 सेंटीमीटर एज अ परसेंटेज ऑफ 4 मीटर। 60 सेंटीमीटर कितने परसेंट होगा 4 मीटर के? सर पहले मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे ना? पहले तो आंसर बताओ तुम, क्या आ रहा है तुम्हारा, फिर देखते हैं हम किस अप्रोच से किया। पहले तो खुद से ट्राई करो, कोई नहीं, क्या प्रॉब्लम आ रही है क्या आ रही है वो हम फिर बाद में डिस्कस करेंगे। सर मेरा 3 होल 1/5% आ रहा, 1/5. 3 होल 1/5%, ये आ वन रहा है। अपॉन फाइव यस सर. ओके, रहनुमा। सर मेरा 15 आ रहा है, 15%। 15%, चलो देख लेते हैं क्या है। तो अब देखो, हमें पहली चीज देखते ही क्वेश्चन में ये समझ में आना चाहिए कि अब दो अलग अलग यूनिट में आ गए हैं। पिछली बार क्वेश्चंस में क्या था, सेम यूनिट थी, जैसे मार्क्स थे, तो पासिंग भी आपके मार्क्स थे और मैक्सिमम मार्क्स सेम यूनिट थी। सेकंड क्वेश्चन में स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट है, डिनोमिनेटर में भी नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो देखो यहाँ तक तो हमें समझ में आ गया कि परसेंटेज जब लिखनी है तो हम ऐसे लिखेंगे, 60 सेंटीमीटर की लिखनी है तो वो ऊपर आएगा, और रेफरेंस क्या है, यस सर 400 15 आ रहा है. मैं इंटू 100। गलत बैठा दिया था मैंने. कोई नहीं कोई नहीं, अभी तो गलती अलाउड है, अभी तो सीख सर रहे हैं हम। 15 ही आ रहा है सर मेरा भी. ओके, तो अब यहाँ तक तो हमें क्वेश्चन समझ में आ गया कि हम ऐसे करेंगे, लेकिन अभी भी क्या इशू बच रहा है, यूनिट्स। तो दो अप्रोच है, या तो सेंटीमीटर को मीटर कर लो या मीटर को सेंटीमीटर कर लो, वे दोनों सेम होनी चाहिए। तो या तो दोनों को सेंटीमीटर कर लेंगे या दोनों को मीटर कर लो, दोनों में सेम आंसर आएगा। लेकिन ज्यादा क्या इजी रहेगा, क्या लगता है, सेंटीमीटर को मीटर करना है या मीटर को सेंटीमीटर? ज्यादा इजी क्या है? अगर आप सेंटीमीटर. सेंटीमीटर को मीटर करना है या मीटर को सेंटीमीटर? मीटर को सेंटीमीटर करना सर. रहनुमा यही ज्यादा इजी है। यस सर। क्यों ज्यादा इजी है? सर बिकॉज क्योंकि सर वन। कोई भी सेंटीमीटर 100 मीटर होगा तब ना सर वो बनेगा मीटर. वो तभी सेंटीमीटर ही है. ऊपर वाला जो 60 सेंटीमीटर है हम्म, उसको देखो 100 हो इसको, चाहे. वो समझ गया तुमने जो कहा, लेकिन इसको कैसे हम आंसर अच्छे से देंगे, अच्छे तरीके से एक्सप्रेस करेंगे, क्योंकि ये हर क्वेश्चन में कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हो गई ये चीज, यूनिट कन्वर्जन।
तो हम यूनिट कन्वर्जन में ये करते हैं कि हम ऑलवेज ट्राई क्या करते हैं कि बिगर यूनिट को कन्वर्ट कर दो स्मॉलर में। क्यों? क्योंकि जब हम बिगर को स्मॉल करेंगे तो हम करेंगे मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई जो होता है इजी होता है। अभी से रख लो दिमाग में, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो 90 to 95% हमारा क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व होगा कि हम बिगर यूनिट को कन्वर्ट कर देंगे स्मॉल में, क्योंकि तब हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो अगर 5 मीटर है तो इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना आसान है। 18 मीटर है मान लो कहीं लिखा है, तो उसको सेंटीमीटर में करना आसान है। सेंटीमीटर को मीटर करोगे तो डिवाइड करना पड़ेगा। जैसे 5 सेंटीमीटर, तो इसको मैं मीटर बनाऊंगा तो मैं लिखूंगा 5/100 मीटर। ये देखो थोड़ा मुश्किल सा लगने लगा ना, जैसे 60 मीटर सेंटीमीटर का, तो इसको मुझे ऐसे लिखना पड़ेगा। डिवीजन हम प्रीफर क्या करते हैं ऑलवेज, वी प्रीफर मल्टीप्लीकेशन ओवर डिवीजन। समझ गए हम क्यों कर रहे हैं? हम चाह रहे हैं कि कैलकुलेशन में डिवीजन की जगह क्या आ जाए, मल्टीप्लीकेशन। भी एक ना एक को तो आना है, या तो डिवीजन आएगा या मल्टीप्लीकेशन। तो हम लेके आएंगे मल्टीप्लीकेशन, यानी हमारा क्वेश्चन हो जाएगा इस तरीके से। 60 ऐसी रहेगा सेंटीमीटर में, 4 इंटू 100 हो जाएगा, इंटू 100%। तो देखो कैलकुलेशन ज्यादा इजी होगी। 100 से 100, 60/4 इज 15%। तो इस कॉन्सेप्ट को भी समझ लो कि हम जब भी 2 यूनिट आ जाती है और हमें कन्वर्ट करना है तो हम प्रीफर करते हैं बिगर यूनिट को स्मॉल में कन्वर्ट करना, क्योंकि हमें मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई इज इजियर देन डिवीजन। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट याद रहेंगे। यस सर। आसिफ आ गए? जी सर। ठीक, तो ये देखो एक हमने छोटे से अभी बेसिक क्वेश्चन कर रहे हैं, लेकिन एक कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किया है, वो हम आगे तक यूज करेंगे कि अगर कहीं भी 2 यूनिट्स आ गई और हमें दोनों यूनिट को सेम करना है तो हमारी अप्रोच होगी बिगर यूनिट को स्मॉलर करना, क्योंकि उसकी में मल्टीप्लाई करके आंसर आता है। हम बड़ी यूनिट को छोटे में कन्वर्ट करेंगे, छोटे को बड़े यूनिट में नहीं करेंगे। ठीक है? ठीक है सर। यस सर। चलो, तो ये हम सारे वो कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे हैं जो किसी एक चैप्टर से लिमिटेड नहीं है कि ये बस इसी चैप्टर का कॉन्सेप्ट है। ये हर चैप्टर में कहीं ना कहीं यूज होता है। और करते हैं, चलो एक इसी पे फिर से कर लेते हैं, इसी टाइप का। अच्छा, सेम यूनिट ले लेते हैं। एक्सप्रेस 0.45 मीटर एज अ परसेंटेज ऑफ 3 मीटर। 0.45 मीटर कितना परसेंट होगा 3 मीटर के?
हर 15% होगा। चलो देखते हैं क्या आ रहा है। रहनुमा कितना आ रहा है, आसिफ कितना आ रहा है? देखो ये परसेंट साइन जो होता है ये सिर्फ एक साइन है, इसको तो आप अलग मान लिया करो। आप कैलकुलेशन इस तरीके से देखो कि आपको ये कैलकुलेट करना है इंटू 100, और जो भी आंसर आएगा उसमें परसेंटेज लगा देना है साइन। अब यहाँ डेसिमल इन्वॉल्व है, तो डेसिमल को हमने पढ़ा था कि अगर 10 या 100 ऐसे फैक्टर से मल्टीप्लाई होती तो क्या होता है। अगर इसकी 100 से मल्टीप्लाई होगी तो क्या होगा, न्यूमरेटर में क्या आएगा? 0.45 इंटू 100। सर 15% याद है। ठीक, तो डेसिमल से मल्टीप्लाई का मतलब है, सॉरी डेसिमल का 10 वाली पावर से मल्टीप्लाई। अगर मैं इसके सिर्फ 10 से मल्टीप्लाई करता तो आंसर हो जाता 4.5। मल्टीप्लाई में डेसिमल क्या होता है, राइट साइड मूव करता है। 100 से हो रहा है तो दो प्लेसेस मूव करेगा, यहाँ 10 था तो एक प्लेस मूव कर रहा था, 100 से दो प्लेसेस राइट साइड, तो आंसर हो जाएगा 45। अगर मैं इसको 1000 से करता तो आंसर क्या आता? 0.45 इंटू जीरो 1000 यस सर, कितना आता? 0.045। 0.045। 1000 से मल्टीप्लाई करना तो 450 सर, 450। 450। भाई 100 से मल्टीप्लाई करने पे तो 45 मिल रहा है, 1000 से करोगे तो और बड़ा नंबर मिलेगा ना, ये छोटा हो जाएगा नंबर। भाई किसी चीज को अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो 45 मिल रहा है, उसी चीज को अगर 1000 से मल्टीप्लाई करूँ तो नंबर बड़ा होना चाहिए या छोटा हो जाना चाहिए? ये बिल्कुल अभी सीख लो, प्रैक्टिस कर लो, छोटे बच्चों की क्लास की बुक उठाओ, 6, 7, 8 की, और बल्कि डेसिमल तो शायद और 5, 6 की क्लास में होगा। एक बार अच्छे से पढ़ लो इन चीजों को, क्वेश्चन आते होंगे तुम्हें, कर भी लोगे कैलकुलेशन में, बस ये छोटा मोटा जीरो इधर उधर मूव हो जाएगा बस, और क्वेश्चन हो जाएगा गलत। इसलिए मैं इस चीज को बहुत स्लोली स्लोली और अच्छे से इसलिए समझा रहा हूँ कि इनकी प्रैक्टिस करते चलो साथ साथ। तो हमारा ये जो कैलकुलेशन है इट विल कन्वर्ट इनटू 45/3%, यानी कि 15%। दिस इज द आंसर। क्लियर? तो ये तो हमारा क्या था, परसेंटेज हम एक्सप्रेस कर रहे थे एक क्वांटिटी को दूसरी क्वांटिटी में एज अ परसेंट। दूसरा टाइप क्या हो सकता है, परसेंटेज इंक्रीज या परसेंटेज डिक्रीज, जिसमें दिया होता है जैसे कि एग्जाम्पल ले लेते हैं, दे रखा है अ मैन विद, तो ये वर्ड प्रॉब्लम ऐसी लिखी होती है कहीं ना कहीं क्वेश्चन में, ये लैंग्वेज लिखी होगी तो आपको उसे प्रॉपरली समझ के कन्वर्ट करना होगा। अ मैन विद अ मंथली वेज ऑफ ₹14,000 हैज अ पे rise of 13%. What is his new pay? New pay.
बताओ आंसर। पहले तो क्वेश्चन रीड करो, समझो उसे कि क्या कह रहा है वो। क्वेश्चन क्या कह रहा है ये बताओ, कोई एक्सप्लेन करेगा मुझे क्वेश्चन में क्या दिया है और क्या पूछा है? सर बोला हम्म, एक मैन विथ अ मंथली वेज, हम्म, उनका 14,000 है हम्म, और हैज अ पे राइज ऑफ 13%। 13% से वो राइज हुआ है, हम्म। तो तो न्यू पे उनका क्या होगा, उसका क्या होगा, व्हाट इज न्यू पे? सर 1820। कितना? 1820। 1820, यही यही नो बोला है। सर, नो नो नो। न्यू, अच्छा वो तो इंक्रीज किया ना, वो आया 1820। तो देखो ये जैसे अभी तुमने एकदम से कैच किया ना कि नहीं कुछ गलत हो गया, तो ये चीज क्वेश्चन समझ के बिल्कुल फील होना चाहिए कि मंथली वेज थी 14,000, मतलब महीने की उसको सैलरी मिल रही थी 14,000। यस सर, 15820। अब देखो ठीक लग रहा है, एग्जैक्ट सही है या नहीं वो अलग बात है, लेकिन अब ठीक लग रहा है कि इंक्रीज हुई है सैलरी, तो जो भी फाइनल हमारा आंसर होगा वो 14,000 से बड़ा होगा। तो कुछ ठीक लग रहा है, 13% है तो लगभग इसी रेंज में होगा। तो ये चीजें हमें क्वेश्चन के साथ साथ समझनी पड़ेंगी खुद से। अब करेंगे कैसे वो अलग चीज है, अब हम निकालेंगे कैसे करेंगे। देखो दो तरीके हैं। जब मैंने चैप्टर तुम्हें ये परसेंटेज का कुछ बता रहा था तब भी मैंने कहा था कि दो तरीके होते हैं। एक मेथड होता है कि बेसिक सैलरी थी उसकी 14,000 प्लस इसमें 13% इंक्रीज हो गया। तो एक अप्रोच तो ये है, पहले तो 13% निकाल लो, 14,000 का 13% निकाल लो, दैट इज 13/100 इंटू 14,000। तो ये आ गया 13 इंटू 14 और एक जीरो। तो 13 इंटू 14 दो डिजिट का है, क्रिस क्रॉस से सीधे कर सकते हैं। फोर दो थ्री ज़ा 12, 272। ठीक है। 14 थ्री ज़ा, वो सॉरी 4 थ्री ज़ा क्रिस क्रॉस लगा रहे हैं हम, याद है ना पढ़ा था क्रिस क्रॉस। तो ये वाली डिजिट हो जाएगी 3 इंटू 4 12, बीच में आएगा 4 एंड 1 7, और इधर आएगा 1, इधर ये कैरी, तो 2 1 इधर जाएगा, ये हो जाएगा +1 8 एंड दिस 182। तो आंसर विल बी 182 और एक जीरो ये था दिस वन। तो इतनी उसकी पे क्या हुई है, इंक्रीज हुई है। तो फाइनल पे हो जाएगी 14,000 में, ये ऐड कर दो। तो 14 एंड 1 15, 820, दिस इज द आंसर। तो एक अप्रोच तो ये है, आंसर तो सही दे रहा है, लेकिन इसको इस तरीके से करना सीखो कि कैलकुलेशन आपकी कम हो और जल्दी आंसर आए। तो देखो इसमें हम अप्रोच क्या लगाते हैं, हम ये कहते हैं अच्छा 14,000 तो था ही वो, प्लस 13% ऑफ 14,000 और ऐड करना है। तो हमने पढ़ा था इसके लिए मल्टीप्लाइंग फैक्टर, यानी हम एक तरीके से क्या निकालना है, 113% निकालना है 14,000 का। भाई 14,000 खुद कितना है, 100%, प्लस 13% और इंक्रीज हो गई, तो फाइनल पे कितनी हो गई उसकी, 113%।
113% को परसेंटेज को अगर हम फ्रैक्शन में लिखें तो ऐसे लिख लेते हैं, 100 से डिवाइड कर देते हैं, यानी आ जाएगा 1.13। तो हमारी अप्रोच अब इस तरीके से होगी 1.13 इंटू 14,000, तो ये हमें डायरेक्ट आंसर मिलेगा 15820। ऊपर वाला मेथड भी सही है, मैं ये नहीं कह रहा गलत है, वो भी सही है, नीचे वाला भी सही है। नीचे वाला थोड़ा फास्ट है, वो डायरेक्ट आपको आंसर दे रहा है। तो मेंटली इस बात को भी अब सीखो कि अगर परसेंटेज का क्वेश्चन है, उसमें कुछ परसेंटेज इन्वॉल्व है और हमें फाइनल क्वांटिटी निकालनी है, उसमें कुछ इंक्रीज हो रहा है, तो हम ऐसे डायरेक्ट मल्टीप्लाई फैक्टर से कर सकते हैं। क्लियर ये चीज? यस सर सर। और एग्जाम्पल करते हैं, अभी समझ में आ जाएगा और अच्छे से। मान लो रिटेलर बाय सिल्क कैप्स, मान लो फॉर रुपीज 460, 460 रुपीज की बाय करता है एंड सेल्स देम एट 60% प्रॉफिट, 60% प्रॉफिट पे सेल कर देता है। फाइंड द सेलिंग प्राइस। तो आपको बताना है सेलिंग प्राइस कितना होगा। ये मेरे कॉन्सेप्ट क्या होता है, कॉन्सेप्ट ये होता है सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। जो कॉस्ट प्राइस है यानी जितने की आपको खरीदी या जितने की पड़ी आपको, वो जितना आपके पैसे लगे प्लस उसमें प्रॉफिट ऐड कर दे तो हमें सेलिंग प्राइस मिल जाता है। तो यहाँ पर भी देखो वही अप्रोच है, कॉस्ट प्राइस हमें दे रखा है 460, प्रॉफिट की परसेंटेज दे रखी है और प्रॉफिट परसेंटेज इज ऑलवेज ऑन कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट और लॉस, ये उसके चैप्टर में भी आएगा, प्रॉफिट और लॉस कि अगर हमें परसेंटेज निकालनी है तो ऑलवेज हम किस पे निकालते हैं, कॉस्ट प्राइस पे। ये याद रख लो, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि चाहे प्रॉफिट परसेंटेज हो या लॉस परसेंट हो। अच्छा तुम तो कॉमर्स साइड के स्टूडेंट हो, तुम्हें तो पता होगा ये सब। ऑलवेज हम किस पे निकालते हैं, कॉस्ट प्राइस पर। तो आंसर बताओ इसमें क्या आएगा। 736। 736। कैसे करा, अलग अलग निकाला या मल्टीप्लाइंग फैक्टर से किया, कैसे किया? सर अभी तो अलग अलग ही निकाला। कोई बात नहीं, कोई नहीं, कोई भी मेथड से कर लो। तो देखो प्रॉफिट पहले यानी प्रॉफिट निकाला, जब प्रॉफिट निकल आएगा तो हम उसको ऐड कर देंगे कॉस्ट प्राइस में। तो 60% ऑफ सीपी, प्रॉफिट कितना है, 60% ऑफ कॉस्ट प्राइस। 60% को हम ऐसे लिख सकते हैं, सर मेरा 737 आया है। 737, ओके। तो ये आ गया 60/100 इंटू दिस, तो जीरो से जीरो काट दो, इस जीरो से ये जीरो कट गया। 46 इंटू 6, देखो 6 है तो 6 ही आएगा लास्ट में, 7 तो नहीं आ सकता यानी, क्योंकि यहीं से पता चल रहा है। 6 6 36, 6 3 कैरी, 6 4 24 और 3 27, यानी कितना प्रॉफिट हो रहा है, 276 और कॉस्ट प्राइस है उसकी 460। तो आप कितने का बेचोगे जो हमें इतना प्रॉफिट हो, तो दोनों को ऐड करना पड़ेगा। आंसर विल बी 736। दिस इज द आंसर।
तो ये अप्रोच बिल्कुल सही है, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं, बस ये है कि इसमें थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है। हम इसको डायरेक्ट ऐसे लिख सकते थे कि सेलिंग प्राइस विल बी इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट है। कॉस्ट प्राइस है कितना 460 और प्रॉफिट है 60% ऑफ 460। तो हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि अच्छा ये तो मान लो कॉस्ट प्राइस तो पूरा 100% है ही और 60% और ऐड करना है, यानी हमें क्या निकालना है, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 160% ऑफ सीपी। हम ऐसे लिख सकते हैं 160% मतलब 100% तो कॉस्ट प्राइस जो थी प्लस 60% उसमें प्रॉफिट है कॉस्ट प्राइस का। 160% को हम लिख सकते हैं 1.6 इंटू 460, ये हो जाता है 16 इंटू 46। ये हमारा आंसर आ जाएगा 16 इंटू 46 736। सो दिस इज अवर आंसर। तो हम सीधे एक मल्टीप्लाइंग फैक्टर लेंगे 1.6 और मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। क्लियर ये चीज? तो अभी आप जिस मेथड से कर रहे हो करते रहो, लेकिन साथ साथ इस चीज को भी अब आदत डालो कि अच्छा हम ऐसे एक फैक्टर लेके मल्टीप्लाई करके भी आंसर बता सकते हैं। यही चीज डिक्रीज के लिए भी हो सकती है। जैसे मान लो 1 ईयर द प्राइस ऑफ ऑयल एट $150 per barrel drops by 8%. Find the new price. ऑयल के प्राइस दे रखे हैं, यूनिट क्या है, प्राइस जो मनी है वो डॉलर ले लिए और यूनिट है पर बैरल, तो उससे कोई मतलब नहीं, आंसर आपको सेम यूनिट में देना है, तो कोई कन्वर्जन नहीं करना, तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि डॉलर है या कुछ और दे रखा है। बस आपको क्या समझना है कि 8% ड्रॉप हो गया प्राइस, तो अब कितना होगा आंसर? क्या सर 120। 120 पर बैरल। तो देखो इसमें जो अप्रोच होगी इसको थोड़ा सही से समझना। 150 है, एक अप्रोच तो वही है कि पहले आप निकाल लो कितना ड्रॉप हुआ, 0.8 से मल्टीप्लाई किया ना। ड्रॉप इन प्राइस। अभी देख लेते हैं, पहले तो ड्रॉप निकालो, तो 8% ऑफ 150 इंटू 150, इससे ये गया 5 से ये गया 5 2 ज़ा 10 3 ज़ा और 2 से ये गया 4, तो कितना आ गया $12 पर बैरल। यानी कितना प्राइस ड्रॉप हो रहा है, $12। तो न्यू प्राइस कितने हो जाएंगे उसके, न्यू प्राइस हो जाएंगे 150 माइनस 12, ये आना चाहिए $138 पर बैरल। 8% प्राइस ड्रॉप हाँ हुई सर है, यही है। रेनू में यही आ रहा है। यस सर। ओके, लेकिन इसको हम दूसरी अप्रोच से कर सकते हैं, हम दूसरी अप्रोच को भी समझने की कोशिश कर रहे हैं साथ साथ कि क्या कैसे कर सकते हैं। देखो न्यू प्राइस जो है, अब न्यू प्राइस इज इक्वल टू 150 माइनस 8% ऑफ 150, 8% ड्रॉप हुए ना,
तो हम इसको देखो क्या लिख सकते हैं, 150 का मतलब हो गया 100%, और उसमें से कितने माइनस हो गए, 8%, यानी रिजल्टेंट कितना बचा आपकी बार, 92% ऑफ 150। भाई जो प्राइस पहले 100% थे वो अब कितने बचे, 92% बचे, सिर्फ 8% कम हो गए। बस अब वैसे कैलकुलेशन कर दो, तो हम इसको 0.92 लिख सकते हैं इंटू 150। तो अब ये हमारा मल्टीप्लाइंग फैक्टर हो जाएगा, यानी 8% ड्रॉप है, और उसके बाद आपको प्राइस बताने, तो आप सीधे मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या ले सकते हो, 0.92। अगर 10% ड्रॉप होती तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या बन जाता, अगर यही होता 150 बैरल का प्राइस ड्रॉप हो गए 10%, तो फाइनल कितने, तो मैं क्या करता, सीधे मल्टीप्लाई किससे कर देता, 0.90 से। तो ये हो जाता है 90/100 इंटू 150, ये जीरो से ये जीरो, ये कैंसिल, 15 9 जा 135, तो आंसर सीधे आ जाता 135। तो ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर से हमें आंसर निकालने में आसानी हो जाती है, डायरेक्ट हमें आंसर मिलता है। अगर 15% प्राइस ड्रॉप करते, या कोई भी क्वांटिटी ड्रॉप कर रही, तो क्या लेते मल्टीप्लाइंग फैक्टर, देखो पैटर्न से तुम्हें अंदाजा हो जाना चाहिए। 8% पे 0.92 आ रहा है, 10% पे 0.9 आ रहा है, 15% पे कितना होगा, 0.85। 0.85। गुड। आप इस तरीके से सोचा करो कि 100% में से कितना ड्रॉप हुआ, 15%, तो कितना बचा, 85%। 85% को हम ऐसे लिख सकते हैं। प्लस हो रहा होता तो 8% इंक्रीज हो रहा होता, तो हमारा मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना होता, 108%। 100 प्लस 8%, यानी 108%। तो 108% को हम लिख सकते हैं 1.08। 15% इंक्रीज हो रहा होता तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होता, 1.15%। 1.15 से, परसेंट बोलेंगे तो फिर 115%। परसेंटेज को फ्रैक्शन या डेसिमल में कन्वर्ट कर लिया तो परसेंट नहीं बोलते थे, तो 1.15 से मल्टीप्लाई कर दो, आपको फाइनल वैल्यू मिल जाएगी। ठीक, तो इंक्रीज डिक्रीज के दोनों अप्रोच हैं, अगर आप अभी इससे कंफर्टेबल हो तो इससे करते रहो, लेकिन साथ साथ इस मेथड की भी करो साथ में, कि डायरेक्ट हम एक मल्टीप्लाइंग फैक्टर लेंगे और आंसर बता देंगे क्या होगा। तो ये इस तरीके से हम 100 में से प्लस कर देते हैं या माइनस, डिक्रीज है तो माइनस, इंक्रीज है तो प्लस। तो ये हमारा मल्टीप्लाइंग फैक्टर से हम कर लेते हैं जल्दी से। तो कहीं कहीं क्वेश्चन के बीच में ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर हम यूज करेंगे। और लास्ट इसकी जो टाइप है परसेंटेज की, इट इज टाइप 3, वो है रिवर्स परसेंटेजेस कहते हैं हम। जैसे मान लो ऋषि went to school for 216 days in a full year। ऋषि का अटेंडेंस पता है हमें कितनी है, कि 216 है उसकी पूरे ईयर में। इफ हिज अटेंडेंस is 90%, find a number of days for which
स्कूल ओपन, यानी स्कूल कितने दिन ओपन हुआ था। हमें ऋषि की परसेंट डेज पता है और उसकी परसेंटेज पता है, तो टोटल नंबर ऑफ डेज जितने दिन स्कूल खुला है ये बताना है। इसको कोशिश करो जरा, बताओ क्या आंसर आएगा, कैसे कन्वर्ट किया। पिछले क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में डिफरेंस समझ में आ रहा है, पहले तो ये बताओ। कुछ चेंज है देखो इसमें, है ना। सर इसमें 216 अपॉन 365 इंटू 90 करके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सर 90/100 इंटू 216 करेंगे। सर हमें 90 की परसेंटेज बतानी है इस बार। हमारा जो 100% है एक तरह से वही 90 है, लाइक 216 डेज ही खुला है स्कूल। एक मिनट, पहले तो मुझे आंसर बताओ, सिर्फ आंसर से तुम्हें आइडिया हो जाएगा कि तुम सही कर रहे हो या नहीं। आंसर बताओ क्या आ रहा है, जो भी तुम निकाल रहे हो फाइनल आंसर बता दो मुझे क्या आ रहा है। जो भी कैलकुलेट किया है उसके आंसर बता दो कि ये आंसर कह रहे हैं। सही गलत मत सोचो अभी, सिर्फ जो दिमाग में आ रहा है पहले वो बताओ क्या आ रहा है। सर 194.4। 194.4, चलो और बस यही वैल्यू आई और किसी की कुछ वैल्यू नहीं आ रही। अब देखो रेनू, तुमने ये वैल्यू बताई, अब तुम क्वेश्चन को रीड करो, देखो क्या दिया है। ऋषि वेंट टू स्कूल, यानी ऋषि कितने दिन स्कूल गया, 216। ये तो क्वेश्चन में गिवन है, इन अ फुल ईयर, यानी पूरा जो सेशन था स्कूल का उसमें से 216 डेज वो स्कूल गया है। और पूछा क्या है तुमसे, फाइंड नंबर ऑफ डेज फॉर विच स्कूल ओपन। तो आंसर 216 से बड़ा होगा या छोटा होगा। आंसर 216 से बड़ा आना चाहिए, छोटा आना चाहिए। यस सर, बड़ा होगा, सर बड़ा होगा, और ये आंसर गलत है। तो ये चीजें क्वेश्चन के साथ साथ तुम्हें डेवलप करनी पड़ेंगी कि नहीं, कुछ ना कुछ मुझसे यानी गड़बड़ हो रही है कहीं ना कहीं। तो एटलीस्ट आंसर देख के, क्योंकि ऑप्शन भी होते हैं कई जगह तुम्हें हेल्प कर देते हैं, तो तुम्हें ये समझना चाहिए कि 216 दिन तो वो स्कूल गए ही है, तो जाहिर सी बात है स्कूल जो खुला होगा वो उससे ज़्यादा खुला होगा, तो आंसर विल बी ग्रेटर देन 216। तो पहले अप्रोच तो यही है कि 216 से हमारा कम आ रहा है तो वो तो गलत हो गया। अब देखते हैं और क्या दिया है, और ये दिया है कि उसकी अटेंडेंस कितनी है, 90% है, यानी 216 डेज रिप्रेजेंट कर रहा है 90%। तो कितने दिन स्कूल खुला है ये क्या रिप्रेजेंट करेगा। देखो अटेंडेंस अटेंडेंस परसेंटेज कैसे निकालेंगे हम, अब ये सोचो जरा। अटेंडेंस परसेंटेज कैसे निकलेगी, ऋषि की निकाल रहे हैं हम, तो ऋषि की अटेंडेंस, जब भी परसेंटेज निकालते हैं तो जिसके निकालते हैं वो वैल्यू ऊपर आती है, अपॉन क्या होगा,
नीचे क्या आएगा, किसके रेस्पेक्ट में लिखेंगे, नंबर ऑफ डेज स्कूल ओपन, तो जितने दिन स्कूल खुला उसी के रेस्पेक्ट में तो ऋषि की अटेंडेंस निकलेगी, इनटू 100%। परसेंटेज ऐसे ही तो बनाओगे, ऋषि की अटेंडेंस की परसेंटेज कैसे बनेगी, ऋषि अटेंडेंस अपॉन नंबर ऑफ डेज स्कूल ओपन इनटू 100%, यही तो बनना चाहिए। यस सर। अब तुम्हें क्वेश्चन में क्या है, ये दो वैल्यूज दी है, ऋषि की अटेंडेंस की परसेंटेज दी है और ऋषि की टोटल अटेंडेंस दी है, ये दो चीज दी है और पूछा क्या है ये, तो वैल्यू रख दो, दिस इज 90% इक्वल टू ऋषि की अटेंडेंस 216, नंबर ऑफ डेज स्कूल ओपन हमें नहीं पता, x मान लो, इनटू 100%, परसेंटेज के साइन से ये दोनों कट गए, x की वैल्यू क्या आ गई, 216 अपॉन 90 इंटू 100, ये हमें आंसर देगा कि स्कूल कितने दिन खुला है। तो देखो 0 से ये 0 कैंसिल, 216 9 से डिविजिबल होगा या नहीं, कैसे चेक करेंगे, 216 इज डिविजिबल बाय 9 और नॉट, क्या था, सर ऐड कर लेंगे सबको, 6 + 1 + 2। 9, यानी डिविजिबल होगा, यानी हमें समझ में आ रहा है आंसर क्या होगा, एक पूरा नंबर होगा, फ्रैक्शन वगैरह नहीं आएंगे क्योंकि 216 डिविजिबल है 9 से, तो 9 2 ज़ा 18 और 336 4, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया, 240, यानी स्कूल एक्चुअल में कितने दिन खुला है, 240 डेज, क्योंकि स्कूल भी तो बंद होता रहा है ना, 365 नहीं ले सकते हम, स्कूल बंद होता है, संडेज में बंद होता है, कई जगह सैटरडे होता है, हॉलीडेज आते हैं, तो स्कूल खुला है 240 डेज, और ऋषि उसमें से गया 216, इसीलिए उसकी जो परसेंटेज आ रही थी वो आ रही थी 90%, 216 अपॉन 240 इंटू 100%, इट इज इक्वल टू 90%। ये क्वेश्चन क्लियर हुआ, फिर आगे बढ़ते हैं, इसी कॉन्सेप्ट पे और क्वेश्चन करते हैं। देखो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं समझना, वरना तुम और पता चला टॉपिक्स तो पढ़ लिए लेकिन ये छोटी छोटी कैलकुलेशन में फंस गए। इफ 10% is lost on selling a cell phone, on selling a cell phone for rupees 5400, find the cost price, find the cost price। अब की बार देखो लॉस की परसेंटेज दी है और सेलिंग प्राइस दिया है, तो कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है, तो पहले ट्राई करो खुद से क्या आंसर आ सकता है, बताओ।
सर हम्म सर अगर हम 5,400 का सेल कर रहे हैं तब हमें 10% का लॉस हो रहा है। यस। ओके पूछ लो अगर क्वेश्चन में कुछ कंफ्यूजन है तो, क्या दे रखा है, क्या पूछ रहा है। 10% is lost on selling a cell phone for rupees this. Find the सर cost price. 6,000 सीपी 6,000 CP. जी। ओके देखो सेलिंग प्राइस है ये, और हमें हो रहा है लॉस, यानी सेलिंग प्राइस हम जिस पे सेल कर रहे हैं वो कॉस्ट प्राइस से कम है, तो कॉस्ट प्राइस इससे ज़्यादा आएगा, तो ये ज़्यादा भी लग रहा है, और 10% ज़्यादा होगा तो लगभग सही के आसपास रेंज में है। अब देखते हैं हम एग्जैक्ट क्या होगा। सही लग रहा है अभी सर देखने में। 5940 आया है मेरा। 5940, तो ये भी देखो क्लोज है, तो दोनों ऑप्शन में से कुछ हो सकता है। सही है नज़ीर। 6,000 आ रहा है सर। 6 आ रहा है। ओके चलो अब देखते हैं हमने क्या करा है। 10% का हमें लॉस हो रहा है, यानी आपको क्वेश्चन में क्या दिया है, लॉस परसेंटेज दी है इस बार। कितनी है, 10%। और क्या दिया है, सेलिंग प्राइस दिया है। सेलिंग प्राइस कितना है, 5400, और पूछा क्या है आपसे, कॉस्ट प्राइस। तो ये क्वेश्चन में जो गिवन इंफॉर्मेशन है पहले तो वो लिख लो सब चीज़ें, लॉस परसेंटेज, सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस। अब फार्मूला क्या होता है, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस। अब लॉस की बात हो रही है, प्रॉफिट में तो हम ऐसे लिख देते हैं, लॉस में क्या होता है, सेलिंग प्राइस क्योंकि कम होता है, लॉस अगर हम माइनस कर दें कॉस्ट प्राइस में से तो हमें सेलिंग प्राइस मिलेगा। यानी हम ऐसे भी कह सकते हैं इसे कि कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस प्लस लॉस। सेलिंग प्राइस में अगर हम लॉस जोड़ दें तो वो कॉस्ट प्राइस के बराबर हो जाएगा। अब देखो हमें क्या निकालना है और क्या क्या दिया है, हमें लॉस परसेंटेज दी है, तो पहले तो लॉस परसेंटेज से हम निकालेंगे कितना लॉस हो रहा है, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ लॉस। तो लॉस परसेंटेज विल बी इक्वल टू जितना भी लॉस हो रहा है अपॉन सीपी इंटू 100%। ठीक, तो अब देखो क्या क्या गिवन इंफॉर्मेशन है, हम कौन सी इक्वेशन यूज कर सकते हैं। हमें निकालना तो कॉस्ट प्राइस है, हमें ये तो पता है चलो, और दो चीजें हमें गिवन है। हमें गिवन है एक तो लॉस परसेंटेज और एक गिवन है सेलिंग प्राइस, और सीपी पूछा है हमसे। तो क्या इक्वेशन यूज करी, पहले कौन सी इक्वेशन यूज करी, सेलिंग प्राइस देखो यहाँ पर है, सेलिंग प्राइस इज हियर, सेलिंग प्राइस इज हियर, और सीपी भी है, ये तो हमें चाहिए भी। तो ये दोनों इक्वेशन तो ठीक लग रही है, लेकिन एक छोटा सा इशू क्या है कि यहाँ पर लॉस है, लॉस परसेंटेज नहीं है, लॉस है। लॉस आएगा इस इक्वेशन से, यानी पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, लॉस। जब आप लॉस की एग्जैक्ट वैल्यू निकाल लेंगे तब इस इक्वेशन पे मूव करेंगे। यानी आपको क्या करना है इसमें, 10% इज इक्वल टू लॉस हमें निकालना था, परसेंट। तो पहले तो परसेंटेज से परसेंटेज उड़ा दो, और 10 से ये 0 चला गया, तो सीपी की वैल्यू कितनी हो गई, सॉरी, लॉस की वैल्यू
लॉस विल बी इक्वल टू CP अपॉन 10। ये आ गया, यानी हमें लॉस कितना हो रहा है, जितना भी कॉस्ट प्राइस है उसका 1/10। अब आप इस इक्वेशन में रख दो, मान लो इस वाले में रख देते हैं हम। सेलिंग प्राइस इज 5400 इज इक्वल टू CP माइनस, लॉस की जगह रख देंगे CP अपॉन 10। तो एक तरीका तो यह है कि आप ऐसे CP की वैल्यू निकाल लो। दूसरा तरीका क्या है, जो कि इजियर मेथड है, कि आप इस इक्वेशन को लो। इस इक्वेशन को मैं यहाँ नीचे लिख रहा हूँ कि सेलिंग प्राइस, और यही हम इक्वेशन यूज करेंगे ऐसे क्वेश्चंस में। सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस। कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस को क्या लिख सकते हैं हम, लॉस हमेशा किस पर निकालते हैं हम, कॉस्ट प्राइस पर। भाई लॉस किस पे निकलता है, कॉस्ट प्राइस पर होता है। भाई लॉस कॉस्ट प्राइस पे होता है, ये सिर्फ इस स्टेटमेंट का आंसर है, लॉस कॉस्ट प्राइस पे होता है। यस सर। तो लॉस परसेंटेज हमें दे रखा है, तो हम अगर 10% ऑफ CP निकाल लें तो वो लॉस के बराबर होगा। तो हम देखो ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर वाला यहाँ लगा सकते हैं। कॉस्ट प्राइस इज 100% और लॉस कितना हो रहा है 10%, यानी सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 90% ऑफ CP, या फिर हम लिख सकते हैं सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 0.9 टाइम्स CP। अब सेलिंग प्राइस आपको दे रखी थी 5400, तो CP की वैल्यू हो गई 5400 डिवाइड बाई 0.9। इसका डेसिमल हटाने के लिए मैं 10 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ ऊपर नीचे, तो ये हो गया 5400 इंटू 10 अपॉन 9। 9 6 यानी CP आ गया 6000। दिस इज द करेक्ट आंसर। तो ये मेथड ज़्यादा इजी है, आपको समझना है। अगर आपको क्या दे रखा है, लॉस परसेंट या प्रॉफिट परसेंट दे रखी डायरेक्ट, तो आप SP और CP को डायरेक्ट आपस में रिलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मल्टीप्लाइंग फैक्टर। जो हम अभी डिस्कस कर रहे थे मल्टीप्लाइंग फैक्टर, उससे आप रिलेट कर सकते हो डायरेक्ट। रेनुमा तुमने आंसर गलत इसलिए निकाला था ये, कि तुमने 10% इसका निकाल दिया था क्या, 5400 का। यस सर। तो लॉस या प्रॉफिट परसेंट कभी भी हम सेलिंग प्राइस पे नहीं निकालते, हमेशा कॉस्ट प्राइस पे। तो देखो किस तरीके से हम करेंगे। अगर तुम्हें कहीं दे रखा है कि प्रॉफिट हो रहा है 10%, तो सेलिंग प्राइस किसके बराबर हो जाएगा, 1.1 इंटू CP। अगर तुम्हें प्रॉफिट हो रहा है 20%, तो तुम डायरेक्ट लिख सकते हो सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 1.2 इंटू CP। अगर लॉस हो रहा है 25% का, तो तुम लिख सकते हो सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 0.75 इंटू CP। ये लिख सकते हैं या नहीं, ये ज़रा सोच के बताओ। ये जो वैल्यूज़ मैंने लिखी हैं, क्या हम ऐसे लिख सकते हैं। यस सर, डेसिमल में। हाँ, वो मतलब मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। हम मेन क्या कर सकते हैं, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस को डायरेक्ट परसेंटेज अगर हमें पता है प्रॉफिट या लॉस की, तो हम इस तरीके से रिलेट कर देते हैं।
तो हमारी बहुत सारी कैलकुलेशन बच जाती हैं। जैसे अगर मैं तुमसे कहूं कि मान लो कॉस्ट प्राइस इज 540 एंड लॉस इज 20%, तो सेलिंग प्राइस बताओ कितना होगा। तो तुम्हें डायरेक्ट समझ में आ रहा है कैसे कर सकते हो। लेकिन अगर कितना होगा सेलिंग प्राइस, चलो पहले यही बता दो, सेलिंग प्राइस कितना होगा। कॉस्ट प्राइस ये है और 20% का लॉस हो रहा है, तो कैसे करोगे। सर 1.2 मल्टीप्लाई बाई 540। 1.2 इंटू 540 ये होगा नज़ीर और आसिफ। यस सर। नहीं 0.80 इंटू 540 होगा। 0.8 इंटू 540, यस दिस इज करेक्ट। ये रॉन्ग है, सर मुझे लगा प्रॉफिट है। लॉस ये लिखा है देखो भाई, लॉस में माइनस करके मल्टीप्लाइंग फैक्टर लिखते हैं लाइक दिस। तो हम ऐसे सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस को डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। तो ये प्रॉफिट और लॉस जो होती है इसको हम कॉस्ट प्राइस और सीपी में डायरेक्ट रिलेट कर सकते हैं। तो ये सब जो टॉपिक हैं ये कहलाते हैं क्या, रिवर्स, मतलब परसेंटेज नहीं निकालना है आपको, उल्टा निकालना है। जैसे मान लो एक सिंपल सा एग्जांपल ले रहे हैं अब की बार, फाइंड एक्स, एक्स की वैल्यू बतानी इफ 3% ऑफ एक्स इज 9। अब आप अच्छे से समझोगे कि रिवर्स का क्या मतलब है। एक्स की वैल्यू बतानी है अगर परसेंटेज की वैल्यू हमें पता है कि 3% ऑफ एक्स इज 9। पिछले क्वेश्चन मतलब पिछली टाइप में क्या था कि एक गिवन वैल्यू होती थी, एक कोई मैक्सिमम या रेफरेंस वैल्यू होती थी, उससे आप परसेंटेज निकालते थे। यहाँ पर परसेंटेज गिवन है और वो वैल्यू निकालनी है। क्या होगा इसमें, एक्स की वैल्यू क्या होगी। क्वेश्चन तो क्लियर है, क्या पूछा इसमें। कोई एक्स है अननोन वैल्यू, हमें एक्स बताना है। अगर हमें ये पता है कि एक्स का 3% जो है वो 9 है। देखो ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। 3% को हम कैसे लिख सकते हैं, 3% को हम ऐसे लिख सकते हैं, ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई इज 9। ये इक्वेशन है इसमें।
x की वैल्यू बतानी क्या होगी। क्या हुआ, इसका भी नहीं आ रहा लगता तुम्हें। इक्वेशन वाला टॉपिक भी एक बार देखना पड़ेगा। तो सीधी इक्वेशन लिखी हुई है, x की वैल्यू क्या होगी। 300 300 आ रहा है। 300। ये 100 इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा और ये 3 इधर डिवाइड में आ जाएगा। x की वैल्यू क्या आ गई, 300। चेक करना है तो ये भी चेक कर लो कि 3% ऑफ 300 निकालो कितना आएगा। परसेंटेज को ऐसे लिख सकते हैं हम फ्रैक्शन में, और ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। 0 से ये 2 0 कैंसिल, 9। यही हमें गिवन भी था, 3% ऑफ x इज 9। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 300। आ रहा है 300। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी टॉपिक्स की, लग रहा है काफ़ी। मैं तुम्हें भी देता हूँ एक प्रैक्टिस शीट, ताकि करो ये सब। अगर इक्वेशंस देखो, इक्वेशन सॉल्व करने में प्रॉब्लम हो रही है तो थोड़ा बेसिक इक्वेशन का भी सॉल्व कर लेते हैं। देखो लीनियर एक होती है इक्वेशन कि x प्लस 7 इज इक्वल टू 12। इसे हम कैसे सॉल्व करते हैं, जरा बिल्कुल बेसिक से समझो इस चीज को। x क्या है, कोई अननोन वैल्यू होती है, हमें नहीं पता होता x क्या है, अननोन है ये, हमें फाइंड करना होता है x को। तो इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, हमारी अप्रोच क्या होती है कि एक इक्वेशन के दो पार्ट होते हैं, देखो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं। तो हमारी कोशिश ये होती है कि जो अननोन है, जो वेरिएबल है, इसको हम कहते हैं वेरिएबल। ए बी सी डी ऐसे करके जो होते हैं, एक्स वाई जेड, दीज आर वेरिएबल। तो हमारी अप्रोच होती है कि वेरिएबल को तो एक साइड ले आए। मान लो लेफ्ट हैंड साइड पे हम एक्स वाई जेड या जो भी इक्वेशन में था उनको एक तरफ कर देंगे, और दूसरी साइड क्या होते हैं, एक होते हैं वेरिएबल, और वेरिएबल के अपोजिट कौन होते हैं, वेरिएबल आर दोज हु वेरी, इनकी वैल्यू वेरी करती है। वेरिएबल के अपोजिट कौन सा टर्म होता है, क्या यूज करते हैं हम, वेरिएबल के अपोजिट कौन सा होता है। एक अगर एक्स वाई जेड है तो ये तो वेरिएबल है, इनको हम ऐसे शो करते हैं एक्स वाई जेड ए बी सी, इस तरीके से। वेरिएबल के अपोजिट होते हैं कॉन्स्टेंट्स। कांस्टेंट मतलब इनकी वैल्यू हमेशा क्या है, फिक्स, जैसे 2 3 5 1/7 -2। 2 इज ऑलवेज 2, हमेशा 2 क्या रहेगा, 2 रहेगा। तो हमारी अप्रोच क्या होती है कि एक तरफ तो सारे वेरिएबल्स ले आओ जितने भी हैं इक्वेशन में, नॉर्मली वन वेरिएबल का हम क्वेश्चन करते हैं, और एक तरफ ले जाओ कांस्टेंट। तो हमारी अप्रोच ये होती है सॉल्व करने में। अगर हमसे कहा जाए x प्लस 7 इज इक्वल टू 12, तो x की वैल्यू क्या होगी, 5 5। 5। 5
हमने इसे सॉल्व कैसे किया, देखो थोड़ा दिमाग पे जोर डालते हैं कि हम कर कैसे रहे हैं। देखो इसको समझने के दो तरीके होते हैं। एक तो तुमसे ऐसे कहा जाता है कि 7 इधर प्लस था, तो इसे क्या करो, x को तो रहने दो लेफ्ट हैंड साइड में, 7 को मूव कर दो राइट हैंड साइड में, यानी वेरिएबल हमारा लेफ्ट हैंड साइड में रहेगा और कांस्टेंट कहाँ चले जाएंगे, राइट हैंड साइड में। तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 12 माइनस 7। जब भी इक्वेशन क्या करती है, मूव होती है एक साइड से दूसरे साइड पे कांस्टेंट, तो ये चेंज हो जाते हैं। अगर प्लस है तो क्या हो जाता है माइनस, माइनस है तो क्या हो जाता है प्लस, मल्टीप्लाई है तो डिवाइड हो जाता है, और डिवाइड है तो मल्टीप्लाई हो जाता है। ऐसी स्क्वायर रूट में भी होते हैं। अगर स्क्वायर होता है तो स्क्वायर रूट बन जाता है, स्क्वायर रूट होगा तो दूसरी साइड क्या हो जाएगा, स्क्वायर। ये भी हम अभी करेंगे आगे। तो एक अप्रोच तो ये होती है। अब 12 माइनस 7 इज 5, आंसर हो गया 5। लेकिन इसको हम एक दूसरी अप्रोच से भी समझ सकते हैं। हम कहते हैं कि किसी भी इक्वेशन में अगर हम कोई भी चीज प्लस माइनस मल्टीप्लाई या डिवाइड कर दें दोनों साइड, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि हमने दोनों साइड क्या करा, 7 माइनस कर दिया। हमने दोनों साइड क्या करा, 7 माइनस कर दिया। तो ये +7 -7 ये तो 0 हो गया, तो इस साइड क्या बचा, सिर्फ x, और इस साइड क्या बचा, 12 माइनस 7 इज 5। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 5। क्लियर है? यस सर। तो दोनों मेथड में आप मेंटली कुछ भी एज्यूम कर सकते हो, कोई बात नहीं। अब जैसे ये है 20 माइनस एक्स इज इक्वल टू 9, इसमें क्या होगी x की वैल्यू, -11। x इज इक्वल टू -11। -11। रहनुमा क्या आ रही है, जी सर यही आएगी, मतलब यही आ रही है। देखो इसमें अब जरा ध्यान से देखो कि हमें एक साइड तो कांस्टेंट करने, एक साइड वेरिएबल करने, तो दो अप्रोच में से कैसे भी कर सकते हैं। तो इस x को मूव करें या 20 को मूव करें, क्या करा तुमने, 20 को मूव किया। 20 को मूव किया, तो ये 20 तो यहाँ पॉजिटिव था, कोई साइन नहीं लगा होता है। माइनस हो गया। तो हमारे पास क्या बचा, -x इज इक्वल टू 9 माइनस 20, -x इज इक्वल टू 9 माइनस 20 कितना हो जाएगा, -11। -11। तो x की वैल्यू क्या आएगी, 11, 11। क्योंकि सर माइनस माइनस प्लस हो गया। हाँ। तो आंसर आना चाहिए 11, -11 नहीं। यहाँ भी हमने क्या किया है लास्ट में, -x इज इक्वल टू -11 है ना, तो हम कह सकते हैं कि हमने -1 से डिवाइड कर दिया दोनों साइड, या मल्टीप्लाई कर दिया, एक ही बात है। तो ये कैंसिल आउट हो जाते हैं। तो आंसर विल बी x इज इक्वल टू 11। हम x को भी मूव कर सकते थे, हम क्या कर सकते थे इसे, हम ऐसे भी कर सकते थे, x इधर ले आओ और 9 इधर ले जाओ, तो क्या हो जाता, 20 तो ऐसे ही रहता, 9 इधर प्लस था, तो जब इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, और x माइनस था और इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो ये हो गया 11 इज इक्वल टू x। ये हमारा आंसर।
28 इज इक्वल टू 7x, इसमें क्या होगी x की वैल्यू? सर 4। 4। देखो इसको अब समझाने के लिए दोनों चीजें समझ लो। इसको हम समझ सकते हैं इस तरीके से, 7 इंटू एक्स है ना, तो एक तरफ x होना चाहिए और एक तरफ उसके साथ कांस्टेंट, तो हम इस 7 को इधर भेज सकते हैं, लेकिन ये 7 मल्टीप्लाई में है, तो जब इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये डिवाइड। तो 28 डिवाइड बाई 7 इज x इज इक्वल टू 4। या फिर हम इसको इस तरीके से भी समझ सकते थे कि हमने क्या करा, दोनों साइड को 7 से डिवाइड कर दिया। 28 बाई 7 इज 4 और इधर आ गया x, दिस इज द आंसर। तो हम दोनों मेंटली आप कुछ भी समझ सकते हो, नॉर्मली इसी अप्रोच से हम कर लेते हैं। ये थोड़ा हमें सोचना पड़ता है किससे करें, ये हमें समझ में आ रहा है, ये इधर मल्टीप्लाई है तो इधर हो जाएगा डिवाइड, तो हम इसी अप्रोच को लेके चलेंगे। अब जरा कुछ इक्वेशन सॉल्व करके बताओ मुझे। 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 7, x की वैल्यू फटाफट करते चले जाओ, मैं दे रहा हूँ जल्दी जल्दी। सर 3। 3 आ रहा है आंसर? नजीर, आसिफ, 3 आ रहा है? 4 आ रहा है सर। 4, चलो जो भी आ रहा है मैं बताओ, कोई नहीं। 3 आएगा 3। देखो कैसे करेंगे, हमें ये समझ में आ रहा है, ये x है यानी ये वेरिएबल है, ये कॉन्सोनेंट है, कांस्टेंट है मतलब, सॉरी। तो हम क्या करेंगे, पहले वेरिएबल को एक तरफ कर दो, जब 1 को इधर लेके जाएंगे तो क्या होगा, 7 माइनस 1, इस साइड आएगा तो साइन चेंज होगा, तो ये हो गया 2x इज इक्वल टू 6। अब क्या करेंगे, ये 2 मल्टीप्लाई में है, तो जब इस साइड आएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा, तो 6/2 का मतलब हो गया x इज इक्वल टू 3। यस, 3 इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन तो बहुत बनेंगी, तो सॉल्व करना आना चाहिए इन्हें सही से, हमारा सारी मेहनत तो क्वेश्चन बनाने में लग जाती है, उसके बाद तो सॉल्व करने में, कैलकुलेशन में गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। 2x माइनस 11 इज इक्वल टू 10, इसमें क्या होगा x की वैल्यू? सर 10.5। सर 10.5। 10.5। गुड। नजीर यही आ रहा 10.5। है, वेरी गुड। तो हमने क्या करा, 11 को इधर मूव किया, इट इज 2x इज इक्वल टू 21, x इज इक्वल टू 21/2 भी कह सकते हैं, या 10.5। ठीक है, चलो। तो ये तो आ गई, देखो इस तरीके की इक्वेशन। एक और कर लेते हैं, चलो एग्जाम्पल। 3 प्लस 5x इज इक्वल टू 33। सिक्स। सर 6।
6। अब देखो मैं आंसर तुम्हारा सही मान रहा हूँ, मैं चेक कर रहा हूँ सिर्फ। देखो चेक भी कैसे कर सकते हैं हम। x इज 6 यानी 3 + 5 × 6, तो ये हो जाएगा 3 + 30 यानी 33, यानी राइट हैंड साइड, यानी सही आंसर। तो इन इक्वेशन को तो हम जल्दी से चेक भी कर सकते हैं कि क्या है। अच्छा चलो अब फोर्थ बताओ। इसमें हम क्या है, ब्रैकेट इन्वॉल्व कर रहे हैं अब साथ में। 14 = 2 टाइम्स 3x + 1। अब बताओ x की वैल्यू क्या होगी। As I'm Two. not getting any response from the others. 2, x = 2। 3 2 ज़ा 6 एंड 1 ये हो जाएगा 7, और 7 × 2 = 14। सही आंसर है। 2 आ रहा है। यस सर। तो ऐसे में हम क्या करते हैं, हमेशा पहले ब्रैकेट्स को ओपन करते हैं। हमारा पहला फोकस होता है ब्रैकेट ओपन। बॉड मास का रूल होता है, तो ब्रैकेट ओपन सबसे पहले करेंगे। तो ये हो जाएगा 14 = 2। इस तरीके से लिखा है, इसका मतलब है मल्टीप्लाई, और पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा ये 2। तो ये हो जाएगा 6x + 2। अब 2 को इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा। 12 = 6x, और जब 6 इधर आएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा। तो 12/6 = x, x = 2। ठीक है चलो एक माइनस का भी लेते हैं क्वेश्चन। 7 × 7x - 4 = 70। x की क्या वैल्यू आ रही है। सर 2 आएगी अभी। 7 × 2 14 - 4 10, 10 × 7 = 70। यस। तो देखो हम इसको ब्रैकेट ओपन से भी कर सकते हैं। 49x - 28 = 70। 28 इधर जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा। 70 + 28 98, और x हो जाएगा 98/49 यानी कि 2। इसको हम ऐसे भी कर सकते थे कि हम पहले ही डिवाइड कर देते। 7x - 4 = हम लिख सकते थे 70/7। तो 7x - 4 = 10। अब 4 इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। 7x = 14, x = 14/7 हो जाएगा 2। तो अगर पूरे से मल्टीप्लाई है तो हम इसको इधर भेज सकते थे डिवीजन में, वरना डायरेक्ट ब्रैकेट ओपन करके कर लो तब भी सही आंसर। अब करते हैं इसका, बताओ। अच्छा चलो थोड़ा माइनस का साइन है ताकि कंफ्यूजन करने के लिए होता है बस। -2x + 18 = 26। x की वैल्यू कितनी आएगी।
सर कितना आ रहा है? 4. 4। सर 10। 10। सर 2 4 4 सॉरी 4 सर 4। चलो देख लेते हैं। अब देखो माइनस है यहाँ पर, तो एक अप्रोच थी ये कि मैं माइनस इधर ही रहने देता और 18 को इधर भेज देता, तो ये हो जाता 26 माइनस 18। तो -2x इज इक्वल टू 26 माइनस 18 इज 8। 8 आ रहा है ना, प्लस में 8। अब ये जब 2 इधर जाएगा तो अब ये 2 के साथ माइनस साइन भी जाएगा, तो आंसर विल बी x इज इक्वल टू -4। या फिर इसको आप ऐसे समझ सकते थे, प्लस सॉरी 18 इज इक्वल टू 26 है, तो ये क्योंकि x माइनस में, तो x को मैं इधर भेज देता, 26 को इधर ले आता, तो ये हो जाता है 18 माइनस 26 इज इक्वल टू 2x। तो -8 इज इक्वल टू 2x, और 2 से डिवाइड होगा तो x इज इक्वल टू -4। आंसर विल बी x इज इक्वल टू -4। देखो इन्हें चेक करना भी सीख लो कि कैसे चेक कर सकते हैं कि आंसर सही है या नहीं। अगर मैं x इज इक्वल टू 4 रख देता यहाँ पर, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाता, -2 इंटू 4 यानी -8 प्लस 18 कितना आ रहा है 10, और राइट हैंड साइड में है 26, तो ये आंसर नहीं हो सकता। x इज इक्वल टू 10 रखता तो लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाती, -2 इंटू 10 प्लस 18। तो बॉर्ड मास है, पहले मल्टीप्लाई करते हैं फिर एडिशन करते हैं, तो ये हो जाता -20 प्लस 18 यानी -2, तो ये भी सही नहीं है। x इज इक्वल टू -4 रख के देखो क्या आ रहा है लेफ्ट हैंड साइड में, ये हो जाता -2 इंटू -4 प्लस 18। -2 इंटू -4 कितना हो जाता, 8. 8 प्लस का 8 प्लस 18 दिस इज 26, ये सही आ रहा है। तो इक्वेशन में माइनस जहां इन्वॉल्व है तो थोड़ा ज़रा ध्यान रखना पड़ता है। और करते हैं, चलो माइनस में अगर प्रॉब्लम है तो 2 इंटू 3 माइनस एक्स इज इक्वल टू 4। एक्स की क्या वैल्यू आ रही, वैल्यू निकालो और साथ में चेक करके भी देखो सही आ रहा है या नहीं। वन सर 1। 1 सर गुड, सबका बना रहा है। आसिफ, Yes, sir. 1 ही आ रहा है. अब जरा चेक करके देखो x इज इक्वल टू 1 रखने में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ रही है या नहीं।
यस सर इक्वल है। इक्वल है, गुड। तो साथ साथ आप चेक करना भी आप ध्यान रखो। तो इसको हम सीधे ब्रैकेट ओपन कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 6 माइनस 2x इज इक्वल टू 4। अब देखो x माइनस में लग रहा है तो इसको x को मूव कर दो, तो ये हो जाएगा 6 माइनस 4 इज इक्वल टू 2x। तो 2 इज इक्वल टू 2x, तो x इज इक्वल टू 1। करेक्ट आंसर। फास्ट एकदम चेक भी कर सकते हैं हम। 2 इंटू 3 माइनस 1 हो जाएगा 2 इंटू 2 4। यही राइट हैंड साइड है। अच्छा, बाहर माइनस में मल्टीप्लाई हो तो -6 इंटू 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 24। अब बताओ x की वैल्यू। आप लोग सॉल्व करो, मैं 1 मिनट, एक कॉल आ रही है ना। 2 आएगा। नहीं, मैंने तो दिया। 2 आ रहा है मेरा। हेलो हेलो, यस सर। क्या ही यस वैल्यू सर। x की वैल्यू कितनी आ रही? सर 2 आ रही है। 2। चेक करके देखा? अब साथ साथ चेक करना भी सीख लो, ताकि जल्दी से आप चेक भी करके देख सको कि कहीं सही कर रहा है या कुछ ना कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही कैलकुलेशन में। टू पे सही आ रहा है या नहीं, पहले तो ये बताओ। क्या x इजिकल टू 2 पे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेम आ रही है या नहीं? क्या हुआ, इतना टाइम कैसा लग रहा है? छोटी छोटी कैलकुलेशन है। देखो -6 है और ब्रैकेट से बाहर है, इसका मतलब -6 की इससे भी मल्टीप्लाई होगी और -6 की इससे भी होगी। तो -6 इंटू 2x हो जाएगा -12x, और -6 और -5 की मल्टीप्लाई क्या आएगा? -6 और -5 की मल्टीप्लाई, माइनस इंटू माइनस इज प्लस, तो +30। +30 इजिकल टू 24।
अब देखो x माइनस में लग रहा है तो x को इधर मूव कर दो ताकि ये प्लस हो जाए। माइनस थोड़ा समझने में हमें प्रॉब्लम करता है, तो 24 इधर आएगा तो ये माइनस हो जाएगा। तो ये हो गया 12x प्लस हो गया, ये 30 से इधर हो गया 4, तो ये हो गया 6 इज इक्वल टू 12x। तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 6/12, 12/6 नहीं 6/12, यानी 1/2। x is equal to 1/2 will be the answer। चेक भी करके देख लो, लेफ्ट हैंड साइड को चेक कर रहे हैं हम। -6 इंटू 2 इंटू 1/2 -5। तो पहले मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि ब्रैकेट सॉल्व करनी है, तो पहले ब्रैकेट के अंदर हम करेंगे, तो ये हो जाएगा 1 -5 यानी -6 इंटू -4। -6 इंटू -4 इज 24। करेक्ट आंसर, यानी x आएगा 1/2। तो ये देखो छोटी छोटी इक्वेशन है, लेकिन इसमें बहुत आपको प्रैक्टिस चाहिए। इसकी मैं अभी सुबह तक प्रैक्टिस शीट भेज दूंगा, आप पहले इसकी सारी प्रैक्टिस करो, क्योंकि ये इक्वेशन तो हमें बनानी होती है। कई क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, इक्वेशन बना के हम तो सोचते हैं अब तो सॉल्व हो ही जाएगा, लेकिन अगर इक्वेशन सॉल्व करने में गलत आंसर आ रहे हैं तो फिर डबल मेहनत चाहिए यानी। अच्छा, इस तरीके का अगर हो 6x + 1 इज इक्वल टू 2 - 3x। अब यानी दोनों साइड x है, x भी हो सकता है, y भी हो सकता है, z, ये तो वेरिएबल है, सबका मेथड एक ही है। तो सर एक्स एक्स वाले को एक तरफ ले आएंगे। हाँ, अप्रोच वाली हमारी यही होती है, x वाले को एक तरफ और कांस्टेंट वाली टर्म एक तरफ। अब देखो ये माइनस में है तो इधर लाना ज्यादा सही है ताकि प्लस ही हो जाए, और इसको इधर भेज दो, तो ये हो जाएगा 6x + 3x इज इक्वल टू 2 - 1, क्योंकि 1 मूव करके आया तो 1 का साइन चेंज हो जाएगा। 1/9। तो 9x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1/9। दिस विल बी द आंसर। ठीक है, इसका बताओ। 19v + 5 इज इक्वल टू 14v + 30। इसमें क्या होगा, वेरिएबल अब की बार v है, x हो सकता है, y कुछ भी हो सकता है, इस बार v है। सर 5। 5 आएगा। चेक करके देखो, चेक करना भी साथ साथ करते रहो फास्ट, कि v इज इक्वल टू 5 सही है या नहीं। खुद ही बताओ अब तुम लोग आंसर के सही है या नहीं। सही है सर, दोनों साइड 100 आएगा। सही है, गुड। तो ऐसा हम चेक भी कर लेंगे साथ साथ। तो ये इक्वेशन बहुत आती है, हर जगह का पार्ट होती है, तो आराम से सॉल्व करना सीखो। कल प्रैक्टिस शीट लेके कल पूरे दिन इसे सॉल्व करना है, मैं भेज दूंगा सुबह तक। -4x + 13 इज इक्वल टू 4x - 3। अब बताओ जरा क्या आएगा।
x is equal to 2. x इज इक्वल टू 2। यस सर 2। चेक करके देखो। खुद ही से वेरीफाई कर लो जल्दी से। यस सर ठीक आ रहा है। ठीक है, देखो यहाँ माइनस था तो हम माइनस वाले x को इधर पहुंचा देंगे और इस कांस्टेंट को इधर ले आएंगे। तो ये हो जाएगा 13 प्लस 3 इज इक्वल टू 4x प्लस 4x। 16 इज इक्वल टू 8x। तो x इज इक्वल टू 16/8 2। सही है, गुड। तो ये तो प्लस माइनस थे। अगर क्या हो जाए, मल्टीप्लाई डिवाइड आ जाए तो क्या हो जाएगा, जैसे कि 3y/8 इज इक्वल टू 6। तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? सिक्सटीन। 16। वेरीफाई करके देखो। यस सर कर लिया। गुड। तो इसमें देखो हम क्या करेंगे, यस सर। पहले ये डिवीजन में है तो इसको इधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई। यानी हम एक स्टेप लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं। और नेक्स्ट में क्या होगा, यहाँ 3 मल्टीप्लाई में है तो इस साइड आएगा तो हो जाएगा डिवाइड। ये इस फॉर्म में हो जाएगा। 3 1 जा 2, 2 8 जा 16, y 60। चलो, अब अगर दोनों चीज़ें हम इन्वॉल्व कर दें कि मान लो 3b/5 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऐसे है, मान लो बी है ये बी। रुक जाओ, ठीक है चलो जो भी है इसे सॉल्व करते हैं। मान लो ये इस फॉर्म में दे रखा है तो क्या होगा, b is equal to -10. माइनस। देख लेते हैं क्या आ रहा है। तो देखो पहले तो हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं। 2 को इधर मल्टीप्लाई कर दे तो ये हो जाएगा 2b-2। फिर ये 5 इधर जाएगा तो अगेन मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 10b-10। अब इस स्टेप पे क्या करेंगे, b एक तरफ ले आओ और इसको इधर पहुंचा दो। तो ये हो जाएगा 10 इज इक्वल टू 10b-3b 7b। b इज इक्वल टू 10/7 आ रहा है इसमें तो। सर मेरा भी यही आया है लेकिन मुझसे वेरीफाई नहीं हो रहा।
ओके चलो पहले तो स्टेप चेक कर लेते हैं। देखो 2 यहाँ मल्टीप्लाई में था तो हमने मल्टीप्लाई करके ऐसे लिख लिया। अब जब ये 5 इधर आएगा तो ये हमें ध्यान देना है कि 5 सिर्फ 2b से मल्टीप्लाई नहीं होगा, वो पूरे इस टर्म से मल्टीप्लाई होगा। तो 5 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 10b माइनस 10। अब ये उसी फॉर्म में आ गया, b एक तरफ कर लिया हमने और कांस्टेंट एक तरफ, तो 10 इज इक्वल टू दिस 10/7 यही आ रहा है। अब वेरीफाई करना है तो लेफ्ट हैंड साइड तो है 3b/5, यानी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 3/5 इंटू बी की वैल्यू आई है 10/7, तो 5 2 जा और कुछ फर्दर कट नहीं रहा तो 6/7। लेफ्ट हैंड साइड इज 6/7, राइट हैंड साइड क्या आ रहा है 2 टाइम्स b माइनस 1 यानी 10/7 माइनस 1, तो 2 इंटू 10/7 माइनस 1 करेंगे तो एलसीएम लेंगे 7 10 माइनस 7, तो ये कितना हो गया 2 इंटू 3/7 यानी कि 6/7। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, दोनों 6/7 आ गए, ये भी 6/7 है और ये भी 6/7 है। आगे इक्वेशन ये दोनों बराबर। यस सर। ठीक, तो इसकी मैं तुम्हें प्रैक्टिस शीट भेजता हूँ। कल क्या करते हैं, कल हमारी क्लास नहीं होगी, कल तुम ये पूरी प्रैक्टिस करो सबको अच्छे से, क्योंकि अगर इक्वेशन में अगर गड़बड़ हो रही है तो समझो इसकी वजह से हमारे कई क्वेश्चन जा सकते हैं। क्योंकि नॉर्मली हम क्या करते हैं, जो भी क्वेश्चन होता है उसे एक इक्वेशन में मेहनत करते हैं। मतलब हमारी अप्रोच होती है कि वर्ड प्रॉब्लम को कैसे हम इक्वेशन बना सकें, लेकिन हम इसके बाद का प्रोसीजर तो ये मानते हैं कि इक्वेशन बन गई तो सॉल्व हो ही जाएगी। अब तो मैं तुम्हें प्रैक्टिस शीट भेज दूंगा, उसको ज़रा अच्छे से करो, फिर नेक्स्ट क्लास में यानी वेडनेसडे को हम उसे डिस्कस करेंगे और प्लस हम करेंगे वर्ड प्रॉब्लम और उसे कैसे इक्वेशन में बनाएं। तो वर्ड प्रॉब्लम को इक्वेशन बनाना प्लस इक्वेशन सॉल्व करना, ये हम वेडनेसडे की क्लास में करेंगे। तो कल के लिए एक तो प्रैक्टिस शीट इसकी और प्लस पीछे का कोई चैप्टर अगर कुछ कंफ्यूजन है तो तुम मुझे वेडनेसडे में फिर बताना, उसे भी हम टॉपिक को शॉर्ट में डिस्कस कर लेंगे। क्योंकि इस वीक हम ये सारे बेसिक अपने ख़त्म करना चाह रहे हैं, नेक्स्ट मंडे से मतलब जो अब मंडे आएगा उससे हम अपना पहले चैप्टर शुरू कर देंगे। अब तो पीछे के अगर किसी भी कॉन्सेप्ट में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, कोई भी टॉपिक, तो मुझे वेडनेसडे बता देना, उसे हम डिस्कस कर लेंगे। और प्लस ये इक्वेशन वाला क्लियर है। यस सर क्लियर है। तो इस क्लियर वीक है बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करके कर लो सर। फिर। सर इसी पे जो सर जूनियर क्लास के होते हैं क्वेश्चन 7th 8th के, तो इक्वेशन वाला बना लूंगा। अगर मैं भी प्रॉब्लम आए तो आपसे वेंसडे को पूछूंगा। हाँ 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 हाँ, वही उसी लेवल के ही करेंगे अभी हम, कि ओके प्रॉब पढ़ के हम बना ले, फिर तो आगे करना ही है। लेकिन ये सब आना चाहिए, ये जो इक्वेशन है बिल्कुल बेसिक है, ये सॉल्व करनी आनी चाहिए। क्योंकि हम तो ये मानते हैं कि डिफिकल्टी तो इस लेवल पे होती है कि वर्ड प्रॉब्लम इतना ट्रिकी भी है कि इक्वेशन नहीं बन पा रही, लेकिन इक्वेशन बन रही तो फिर हम ये मानते हैं कि अब तो आप सॉल्व कर ही लोगे। तो एटलीस्ट सॉल्व करने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। वर्ड प्रॉब्लम को समझ के उसकी इक्वेशन बनाना, उसमें तो टाइम लगेगा, लेकिन ये चीज में इसमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कि इक्वेशन है तो आंसर क्या आएगा। ठीक है, तो फिर कल मैं प्रैक्टिस शीट भेजता हूँ, वेडनेसडे फिर मिलते हैं क्लास में। ओके सर। ओके ओके सर। ओके ओके सर, खुदा हाफिज। हाफिज।